जय हिंद दोस्तों, श्याम एकेडमी आपका एक बार फिर स्वागत है। एडवर्ड थॉर्नडाइक का सिद्धांत को आज हम लेकर आए हैं। इसके पहले हम स्किनर का और पियाजे जी का और वाइगोत्स्की जी का हम सिद्धांत पढ़ चुके हैं। और जिन्होंने भी नहीं देखा हो वीडियो, जाकर वीडियो देख लीजिए। और साथ ही साथ में आज हम एडवर्ड थॉर्नडाइक का सिद्धांत देखेंगे। जिस प्रकार से हमने देखा था, स्किनर ने चूहे के ऊपर प्रयोग किया था, चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था, और पियाजे जी ने अपने बच्चे पर प्रयोग किया था। इसी प्रकार से थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर किया था और पावलोव जी ने कुत्ते पर किया था। पावलोव जी का भी हम पढ़ेंगे। और कोहल ने चिंपैंजी बंदर पर किया था। तो ये सारे सिद्धांत हम देखेंगे, एक एक करते सारे सिद्धांत देखेंगे। और इस वीडियो में हम पूरे थॉर्नडाइक जी के सारे नियमों को, सारे सिद्धांतों को आज हम कवर कर लेंगे। और जिन्होंने भी पुराने वीडियो नहीं देखे, वीडियो जाकर देख लीजिए। इसे एसआर बॉन्ड के नाम से भी कहा जाता है। और कई बार क्वेश्चन आता है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो ये सिद्धांत एडवर्ड थॉर्नडाइक जी ने दिया था। ये सारी चीज़ों को हम अच्छे डिस्कस करेंगे। शुरू से लेकर अंत तक सारे वीडियो आप देख लीजिए और इस वीडियो को भी ध्यान से देखिए। यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने सारा समावेश करके रखा हुआ है। शुरू करते हैं। और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य जरूर बैठेंगे, ठीक है। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या कहता है कि थॉर्नडाइक के बारे में हम पहले जानते हैं। थॉर्नडाइक जी एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। जिस प्रकार से हमने देखा था कि जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के थे, उसी प्रकार से कई बार पूछ लेते थॉर्नडाइक कहाँ के वैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ठीक इसी प्रकार से आगे देखें तो यह एक पशु वैज्ञानिक भी थे और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सर्वप्रथम शिक्षा में मनोविज्ञान को लेकर आए थे। बहुत से इन्होंने नियम दिए थे, इससे शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी इन्हें कहा कहते हैं। ये सारी चीजें, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, शिक्षा में मनोविज्ञान को लाने का विचार, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, चिंतन का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, किन किन लोगों ने कहा, ये सब हम फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं। जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा हो जाकर देख लीजिए। तो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक जी को कहा जाता है। इसी प्रकार से हम आगे देखें तो थॉर्नडाइक ने नियम को 2 भागों में बांटा है। पहला भाग है मुख्य नियम और दूसरा भाग है गौण नियम। तो पहला नियम, मुख्य नियम में उन्होंने 3 नियम दिए थे और गौण नियम में 5 नियम दिए थे। और कौन कौन से नियम दिए थे और नियमों से क्वेश्चन आता है, सो ध्यान से देखिए। इसके पहले हम सिद्धांत की बात कर लें तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांतों के इन्होंने, सिद्धांत तो एक है लेकिन इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नामों से जाना जाता है ये हम देखते हैं। तो सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। यह हमेशा पूछा जाता है कि बच्चा, क्वेश्चन आता है कि बच्चा किसी भी कार्य को त्रुटिपूर्ण तरीके से करता है, बार बार करता है, प्रयास करता है, तो यह किसके द्वारा दिया गया है, किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो यह सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था और यह सिद्धांत प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है। तो इसी प्रकार से प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है, किसी भी कार्य को करने में आपको एक ही बार में सफलता नहीं मिल जाएगी, कई बार त्रुटियां होगी, उसके बाद प्रयासरत रहिए तो काम आपका सक्सेस हो जाएगा। तो यही सिद्धांत थॉर्नडाइक जी ने कहा था। और उद्दीपन अनुक्रिया, एसआर बॉन्ड जिसे कहते हैं, एसआर थ्योरी। अब एसआर का मतलब क्या होता है, सारी चीजों को हम अच्छे से और पूर्ण तरीके से हम देखेंगे। एसआर का फुल फॉर्म क्या होता है, एसआर का मतलब क्या होता है, कई बार पूछ लेते हैं कि थॉर्नडाइक के नियम में एस किसे माना गया है, बिल्ली को, मरी हुई मछली को, कुत्ते को या फिर चूहे को? तो हम ये सब चीजें आगे डिस्कस करने वाले, तो बने रहिए। संयोजनवादी संबंध या ऐसा थ्योरी भी कहते हैं। ये सारे नाम आपको ध्यान रखते हुए ये सारे सिद्धांत आपको, इनके नाम विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत ही आपको पूछ ले। कई बार संबंधवाद का सिद्धांत पूछ ले तो हम वहां उलझ जाओगे, ऐसा थ्योरी पूछ ले तो उलझ जाओगे, संयोजनवादी, उद्दीपन अनुक्रिया, ये सारी चीजों का आगे मैं आपको समझा दूंगा ताकि आप भूल नहीं पाओगे, ठीक है। तो थॉर्नडाइक के हमने नियमों की बात करी थी। तो थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम में 3 नियम दिए हुए हैं और गौण नियम में 5 नियम दिए हुए हैं। तो कौन कौन से नियम है इसी प्रकार से हम देखते हैं। तो मुख्य नियम में 3 नियम कौन कौन से? अभ्यास, तत्परता, प्रभाव या परिणाम। याद करने का तरीका सुनिए
किसी भी चीज को हम अभ्यास करेंगे, अभ्यास से उसमें तत्परता आएगी। तत्परता का मतलब होता है कि एक तरीके से हम एक्साइटमेंट सोच सकते हैं कि मतलब वो चीज को हम करने के तत्पर रहेंगे कि हाँ भाई हमको ये आता है, उतावलापन जिसे कहते हैं, तत्परता। हम उसके लिए किसी, अगर कोई बोल दे, अगर आपको कोई सा भी काम आता है, अच्छे से काम आता है, तो आप अगर कोई आपको कहे कि हमको ये काम करवाना है, तो आप उस काम के लिए तत्पर रहेंगे, करने के लिए राजी हो जाएंगे ना। तो बस वही होता है तत्परता। और तत्परता किससे आएगी? बार बार अभ्यास करने से। और अभ्यास और तत्परता के बाद क्या मिलता है हमें? परिणाम। किसी भी कार्य का अभ्यास करेंगे, तत्परता आएगी उसके लिए, तो हमें क्या मिलेगा? उसका परिणाम। और परिणाम को प्रभाव भी कहा जाता है इस नियम के अंतर्गत। ठीक इसी प्रकार से हमारे लिए तो गौण नियम, गौण नियम के अंदर 5 नियम दिए हुए हैं, जो कि हम देखें कई बार क्वेश्चन आता है गौण नियम के अंतर्गत कितने नियम दिए गए हैं, तो 5 नियम लगाइएगा और मुख्य नियम में 3 नियम लगाइएगा। तो गौण नियम में 5 कौन कौन से? मनोवृत्ति, आंशिक, बहुप्रतिक्रिया, आत्मीकरण और साहचर्य। साहचर्य का नियम, साहचर्य क्रिया। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कभी 4 पूछ लेते हैं और एक डिफरेंट पूछ लेंगे या तीनों परफेक्ट पूछ लेंगे। कहीं से भी क्वेश्चन कैसे ही बन सकता है, इसलिए हमें पूरी तैयारी के साथ जाना है। ठीक उसी प्रकार से प्रयोग की बात की जाए, अब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट आ रहा है कि भाई प्रयोग बिल्ली पर कैसे किया और कैसे उसका रिजल्ट निकला, ये सारी चीजें आज हम देखते। तो बिल्ली पर किया था, जैसे मैं बता चुका हूँ कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था। और महत्वपूर्ण थी इसके अंदर भूखी बिल्ली, जो कि कई दिनों से जिसने खाना नहीं खाया होगा, और मरी मछली। तो अब ये प्रयोग कैसे हुआ, अब हम इसे समझ लेते हैं। देखिए इसके अंदर जो अनुक्रिया की और जो उद्दीपक था, अब उद्दीपक और अनुक्रिया की मैं आपको परिभाषा भी समझा दूंगा। उसके पहले हम जान ले कि ये प्रयोग कैसे किया गया। तो प्रयोग में एक पिंजरे में एक बिल्ली को रख दिया गया और वहीं पर एक लीवर था जिसमें पैर रखने से जो पिंजरे का था वो दरवाजा खुल जाता था। और उसी बिल्ली के सामने, बिल्ली भूखी थी, अब लगी थी उसे भूख, और बिल्ली के सामने पटक दिए क्या? मरी हुई मछली। तो जैसे ही बिल्ली के सामने मरी हुई मछली को रखा गया, तो वो आपस में, क्योंकि उसको भूख लगी थी, और भूख लगने से वह जो बिल्ली थी वो पिंजरे के अंदर घूमती रही। और अचानक एक बार क्या हुआ, घूमते घूमते हुआ ये कि बिल्ली का पैर उस लीवर के ऊपर रखा गया। अब जैसे ही रखा गया तो उस जो पिंजरे का जो गेट है वो खुल गया, और जैसे ही लीवर पर से पाँव हटाया गया तो वापस से पिंजरा बंद हो गया। पिंजरा बंद होने से अब इस चीज को बिल्ली ने देखा कि भाई इस पर पैर रखने से पिंजरा का दरवाजा खुल जाता है, और हटाने से पिंजरा का दरवाजा बंद हो जाता है। तो इसी प्रकार से वो देखते रही। उसने कई बार प्रयास किया, कई बार तो भूल भी गई कि भाई इस पे हाथ रखने से हुआ या किसी दूसरे पर अपना पैर रखने से हुआ। तो इसी प्रकार से वो बार बार प्रयास करते रही, और एक बार जैसे ही उसने लीवर पे परफेक्ट तरीके से अपना पंजा रखा, तो वैसे ही जब दरवाजा खुला तो बिल्ली उस उद्दीपक इसमें क्या है? मरी हुई मछली को खा जाती है। मरी हुई मछली को मतलब पिंजरे से बाहर निकल करके वापस ले जाती है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि बार बार प्रयास करने से, क्योंकि उससे बार बार टूटी हुई है, जब तक व्यक्ति से टूटी नहीं होगी तब तक वो बार बार प्रयास नहीं कर सकता है। तो बिल्ली से भी बार बार टूटी हुई, उसे ये नहीं पता था कि इसी पर पंजा रखने से गेट खुलता है। वो बार बार ट्राई करती रही, ट्राई करते करते आखिरी में उसका प्रयास सक्सेसफुल रहा और उसने अपने भोजन या उद्दीपक को पा लिया। तो इसमें अनुक्रिया होता है बिल्ली जो कि क्रिया कर रही है। क्रिया कौन कर रही है? मछली तो क्रिया नहीं करेगी क्योंकि वो मरी हुई है। तो जो बिल्ली है वो कौन है? अनुक्रिया, जो क्रिया कर रहे। और उद्दीपक मतलब किसे पाना है, रिस्पॉन्स किसके लिए रहेगा? तो वो रहेगा मरी हुई मछली के लिए। तो इसके अंदर हम देखें तो यहाँ स्टिमुलस जो होता है उत्तेजना, और एस कौन है यहाँ पर? एस यहाँ पर है मरी हुई मछली, और जो आर है ये है हमारी बिल्ली।
ठीक है। तो बार बार रिस्पॉन्स कौन करेगा? बिल्ली करेगी, क्योंकि रिस्पॉन्स अनुक्रिया तो वो मरी हुई मछली तो करेगी नहीं, क्योंकि अब वो तो निर्जीव हो गई है। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। तो इससे क्या कहा जाने लगा? एसआर थ्योरी। और अनुक्रिया के द्वारा, ध्यान रखिएगा, अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी सीख जाता है और इसे ही अनुबंध कहा जाता है। जब कोई भी अनुक्रिया के द्वारा, क्रिया करने के द्वारा, बार बार प्रयास करने के द्वारा अगर उसे सक्सेस मिल जाता है, उद्दीपक प्राप्त हो जाता है, जो उसे प्राप्त करना होता है वो प्राप्त हो जाता है, तो इसी क्रिया को कहा जाता है अनुबंध। ये याद रखिएगा। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। तो कक्षा में उपयोग। अब भाई ये ऐसा तो नहीं है कि बिल्ली और किसी जानवर के ऊपर इसका प्रयोग करा है तो केवल बिल्ली और जानवरों के ऊपर ही इसका सिद्धांत लागू होगा। यह सिद्धांत बच्चों के लिए लागू होगा। क्यों? क्योंकि थॉर्नडाइक के बारे में हम जान चुके हैं। थॉर्नडाइक क्या कौन थे? शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। तो शिक्षा कौन लेता है? बच्चे लेते हैं। तो बच्चों के लिए क्या उपयोगी है क्लास में? तो ध्यान रखिएगा, इसके अंदर पहला है बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए। बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए। जितनी बार भी त्रुटि हो उतनी बार उनसे प्रयास कराना चाहिए। प्रयास कराने से क्या होता है कि बच्चों के माइंड में वो चीज़ परफेक्ट बैठ जाती है। जैसा कि हमें कुछ भी चीज़ मान लो या कोई सी लाइन हमें याद नहीं होती है तो हम क्या करते हैं? लिख लिख कर याद करते हैं। लिख लिख के बार बार प्रयास करने से वो चीज़ हमारे माइंड में परफेक्टली बैठ जाती है। ठीक है। और बच्चों से त्रुटि होना संभव है। बच्चों से त्रुटि हमारे से भी त्रुटि होती है, तो यह संभव है थॉर्नडाइक के नियम के अनुसार। शुद्ध उच्चारण बालक इस सिद्धांत से सीखता है। बार बार प्रयास करने से अगर बच्चा किसी भी शब्द को गलत बोलता है, किसी भी शब्द का या गलत उच्चारण करता है, गलत बोलता है, तो बार बार प्रयास करने से बार बार उसके बारे में, उस शब्द को सही बोलने के बारे में हम प्रयास करवाते। प्रयास करवाने से वो बच्चा सीख जाता है। अधिगम में समय उत्तरोत्तर लगता है। इसमें सीखने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि यूं ही बोलने से तो व्यक्ति सीख जाता है, लेकिन परफेक्टली अगर उसे सिखाना है तो बार बार प्रयास करने में, अगर वो एक चीज़ को या किसी एक लाइन को 10 बार लिखेगा तो 10 बार लिखने में उसे समय ज़्यादा लगेगा। किसके बदले? एक लाइन को एक बार लिखने के बदले। ठीक है। तो 10 बार किसी लाइन को लिखेगा तो उसमें समय अधिक लगेगा। तो सीखने में समय उत्तरोत्तर होता है। अधिगम अनुबंध का परिणाम है। इसी प्रकार मंद बुद्धि बालकों के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जो मंद बुद्धि बालक रहते हैं उनके लिए यह सिद्धांत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनसे भी बार बार हम प्रयास करवा सकते हैं। बार बार प्रयास करवाने से उनके माइंड में भी सारी चीज़ें आराम से बैठ जाती है। ठीक इसी प्रकार से अधिगम में समय देना चाहिए। इसे जब पढ़ाते समय अधिगम में हमें विशेष तौर पर समय देना चाहिए। और इस सिद्धांत के अन्य नाम विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर बहुत से नाम ऐसे भी आएंगे जिनको हम बुद्धि में पढ़ चुके हैं। जिन्होंने बुद्धि का लेक्चर नहीं देखा हो, जाकर बुद्धि का लेक्चर जाकर देख लीजिए। बुद्धि के हमने 2 पार्ट बनाए हैं, जिसके अंदर पहले पार्ट में बुद्धि के कारक पढ़ाए थे, बुद्धि के बारे में पढ़ाया था, बुद्धि के कारक प्रकार के बारे में बताया था, और दूसरे पार्ट में बुद्धि लब्धि के बारे में बताया था। इसे बहुकारक सिद्धांत भी कहते हैं। वहां मैंने पढ़ाया था बुद्धि में बहुखंड विधि भी कहा जाता है, बाल विधि भी कहा जाता है, और परमाणु विधि भी कहते हैं। परमाणु विधि क्यों कहते हैं वो सब मैं बुद्धि के चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। जिन्होंने भी नहीं देखे हो जाकर देख लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।